साइकोलॉजी ने आपने पढ़ाई करी, तो क्या आप मेरे बारे में बता सकते हो या फिर मेरी साइकोलॉजी को डिकोड कर सकते हो अभी? मैं माइंड रीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं बिहेवियरिस्ट ज़रूर हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपके नॉन वर्बल क्यूज़, आप जिस तरह से बैठे हैं, आप जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, जैसे अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, 1-1.5 घंटे में शायद कुछ मुझे समझ आ जाए। हर बंदा यही बात करेगा, हर मैरिड कपल, कि हम दोनों में कोई कंपेटेबिलिटी नहीं, हम दोनों मतलब वो अलग है मैं अलग हूँ। तो कौन सी सिचुएशन में आपके पास आते हैं कपल? यूजुअली अनफॉर्चुनेटली तभी आते हैं जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। इंटीमेसी नहीं है दोनों में, और ये तो कॉमन हो गया है अभी, ज्यादा क्यों होने लग गया है? क्योंकि और कितना इंपॉर्टेंट है इंटीमेसी रिलेशनशिप को चलाने के लिए? 90%. 90%। इमोशनल बाकी सब चीजें बात की बातें हैं। A woman will only be emotionally intimate after she feels emotionally connected. A man will only feel emotionally connected after. सिचुएशनशिप आ गई है, तो वो मतलब कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, और उससे बाहर निकलना हो तो कैसे निकलेगा बंदा? सिचुएशनशिप काफी खतरनाक है। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। मैडम, फाउंडर की दुनिया है और फाउंडर्स की दुनिया है ये। और यहाँ पे क्या, हर एक फाउंडर एक लोनली जर्नी जीता है और कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता है, मतलब कुछ चाहता है कि वो दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ छोड़ के जाए जिससे उसका नाम हो। तो आप भी एक फाउंडर है, पर आप एक फाउंडर है, आप फाउंडर को भी हेल्प कर रहे हो। जी। अब मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप में आपके लिए घर का रिलेशनशिप, घर के अंदर जो लोग हैं उनसे रिलेशनशिप अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन नहीं हो रही है और बहुत लाइवली रिलेशन चल रहा है, तो शायद आप काम पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे और उसको बहुत अच्छा बना पाओगे। बट सबसे बड़ा है डोमेस्टिक वायलेंस। राइट। 100%, मतलब इससे बड़ा कुछ शायद दुनिया में कुछ नहीं होगा, जो हर घर घर में विवाद चलता है। छोटी छोटी बात से अगर पत्नी ने पति को कुछ बोल दिया, पति ने पत्नी को कुछ बोल दिया, बेटी ने बाप को कुछ बोल दिया, बाप ने बेटी को कुछ बोल दिया, तो 4-5 दिन का मूड खराब हो जाता है और उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या घटनाएं घटित हो जाती है। शायद एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था मैडम मैं, उसमें एक हस्बैंड को बच्चे, 2 बच्चे बैठी है और वाइफ बैठी है। हस्बैंड को बहुत तेज गुस्सा आता है, एकदम खतरनाक लेवल पे, वाइफ ने कुछ बोल दिया होगा, तो उसको गला दबा के मार देता है। और फिर बाद में उसको रिग्रेट होता है, मैंने इतना गुस्सा कर दिया, ऐसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप तो एकदम तो बना नहीं होगा कि आज के आज बन गया होगा। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है अदिति मैडम कि सारे रिलेशनशिप बेस्ड पे आज अपन टॉपिक पे थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरे को ये जानना है, आप एक न्यूरो साइंटिस्ट भी है और एक साइकोथेरेपिस्ट भी है। तो ऐसा तो बोला जाता है कि साइको मतलब पागल, मतलब पागलों की थेरेपी की जा रही है। देखो, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सब जनता के सवाल से पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, तब बताइए मैडम आपके बारे में थोड़ा सी, आप करते क्या है और लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं अभी? तो साइकोथेरेपिस्ट जैसे आपने कहा, तो मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ। मैं खुद पागल नहीं हूँ, शायद। साइकोथेरेपिस्ट मतलब वो लोग जो थेरेपी या बिना दवाइयों के किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन की जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं, उनको साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। तो मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, साथ ही साथ में मैंने न्यूरोसाइंस में काफ़ी सारा रिसर्च किया हुआ है। तो अभी मैं पीएचडी भी मेरा न्यूरोसाइंस में ही है। तो आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंस रिसर्च। तो ये दोनों चीज़ें मैं साथ में करती हूँ। तो जहाँ पे जो अंदरूनी ब्रेन के अंदर जो चल रहा है, उसका रिसर्च, उसमें भी मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो उसे एक्चुअली हम यूटिलाइज़ कैसे करें इनटू डे टू डे लाइफ़, तो उसके लिए साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब कहाँ से मिला आपको, मतलब बचपन से आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब आपको करना था ये साइकोथेरेपिस्ट? बिल्कुल नहीं। तो मैं जब कॉलेज में थी 11th-12th स्टैंडर्ड में, तब तक मुझे जर्मन में स्पेशलाइज़ेशन करना था, दैट वाज़ ऑलवेज़ द गोल। लेकिन एक कोर्स था कॉलेज में साइकोलॉजी का, जो मैंने लिया, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद में थोड़ा पढ़ने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी अपकमिंग एक एरिया ऑफ रिसर्च है, और वो काफ़ी मेरे साथ क्लिक हो गया, वो सब्जेक्ट मेरे साथ क्लिक हो गया। तो फिर तभी से साइकोलॉजी ने मेरा, और मैंने साइकोलॉजी का हाथ नहीं छोड़ा। ऐसा बोला जाता है कि मतलब अगर आपको, जैसे मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था कि अगर मतलब कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा, तो वो अपने आप टाइम कट जाता है, आपको पता नहीं चलता है। वो चीज़ ढूँढनी होती है, वो आपको बहुत जल्दी मिल गई मैडम, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो। मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे आप साइकोलॉजी ने आपने पढ़ाई करी, तो आप जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो क्या आप मेरे बारे में बता सकते हो या फिर मेरी साइकोलॉजी को डिकोड कर सकते हो अभी?
मैं माइंड रीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं बिहेवियरिस्ट ज़रूर हूँ। तो हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपके नॉन वर्बल क्यूज़, आप जिस तरह से बैठे हैं, आप जिस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, जैसे अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, 1 डेढ़ घंटे में शायद कुछ मुझे समझ आ जाए, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट फुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि साइकोथेरेपी सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगाना नहीं होता है। आपसे बात करके आपके प्रॉब्लम्स अगर कुछ हैं, उनके बारे में जब आप मुझसे बात करेंगे, तब मैं आपके बारे में ज़्यादा राउंडेड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी। मतलब आप जब मेरे से सवाल पूछोगे, जब मैं उसके आंसर दूँगा, तब उस आंसर से आप एक कंक्लूज़न बना के फिर मेरे को एक सॉल्यूशन दोगे, इस तरह से बात करना चाह रहे हैं? लूज़ली, लूज़ली, मोरली। अच्छा, मतलब बिहेवियर आप लोगों का देखते हो, राइट? तो कभी एयरपोर्ट पे जाते हो तो ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये ऐसा बिहेव कर रहा है, वैसे बिहेव करता है? अपने आप फ़ील होता है कि आपको मतलब चीज़ों का? सबसे मेरा फ़ेवरेट टाइम पास लाइफ़ का है ईव्सड्रॉपिंग। तो अगर 4 जने मेरे आजू-बाजू बात कर रहे हैं, तो मेरे कान उनके कन्वर्सेशन में ही रहते हैं। या अगर कोई ऐसे थोड़ा-सा वियर्डली बैठा है या कुछ अलग कर रहे हैं जो नॉर्मली लोग नहीं करते, तो मेरा ध्यान पूरा उनकी तरफ रहता है। बिकॉज़ क्वर्क्स इज़ व्हाट मेक्स पीपल ब्यूटीफुल। सो आई लव कलेक्टिंग क्वर्क्स। तो ऐसा कोई स्पेशल क्वर्क्स आपने देखा, कलेक्ट किया आज तक कि कुछ एकदम अटपटा ही है ये? जैसे कोई एग्ज़ाम्पल दो आप। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, कुछ सालों पहले, तो वहाँ पे एक देयर यूज्ड टू बी अ 5-6 ईयर ओल्ड किड जो उस स्कूल में थे, तो उन्हें हमेशा पिकअप करने को सम नैनी और कोई घर का कोई स्टाफ ही आते थे हमेशा पिकअप करने को, और वो जब भी किसी स्टाफ को देखते थे तो वो देख के ऐसे "श्या" ऐसे करके उनके साथ चले जाते थे। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि ये मतलब ये तो इनके घर के ही लोग हैं, हर रोज़ का पता है इनको क्या कर रहे हैं, तो ये ही रिएक्शन क्यों देता है? कुछ महीनों बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उनके फादर आए उस बच्चे को पिकअप करने, और उस बच्चे को देख के उन्होंने ऐसे किया। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये शायद एक लर्न्ड बिहेवियर है जो उस बच्चे ने पिकअप किया है, कि अगर आपको कोई पिकअप या रिसीव करने आ रहा है या आपको किसी के साथ जाना है, तो यू हैव टू बी disgusted about it, or you're supposed to be irritated about it for some reason. तो this is something I found very interesting कि कहाँ-कहाँ से और कैसे-कैसे बिहेवियर हम पिकअप कर सकते हैं। कुछ तो हम सोचते भी नहीं है कि हमारा अपना है ये थॉट या ये इमोशन हमारा अपना है, हम किसी से बोरो भी करते हैं। उसको उसको बोलते हैं आई थिंक देसी भाषा में कच्चे कान के लोग, कि मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास कोई बेटा कोई हँस रहा है, तो उसकी हँसी अलग है, तो थोड़े दिन बाद मैं अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया, तो उसी की तरह हँसने लग जाऊँगा और मेरे को यार ऐसा कैसे हँस रहा हूँ मैं? ऐसा ही होता है, मतलब लोग बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं फटाफट लोगों से। You start spending significant amount of time with each other, तो एक दूसरे के अच्छे और बुरे दोनों गुण अपना लेते हो। वाह! अच्छा मैम, आप है ना रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो, राइट? तो थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में बताओ, किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, किस तरह का मैनेजमेंट आप करते हो? फिर थोड़ा मैं सवाल पूछूँगा आपके आगे आपके कोर बिज़नेस पे। रिलेशनशिप तो हर तरह के होते हैं। रिलेशनशिप जैसे हर हर किसी के साथ हमारा एक रिलेशनशिप होता है। सिर्फ़ हम जब रिलेशनशिप ये वर्ड सुनते हैं तो हम जनरली सिर्फ़ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन ब्रॉडली तो हमारा हर किसी के साथ में एक रिलेशन एक एक कनेक्शन होता है जो हम अ, यूनिकली सबके साथ में शेयर करते हैं। तो जब हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू रोमांटिक रिलेशनशिप्स, तो जिसमें मैरिटल रिलेशनशिप्स हो, नॉन मैरिटल रिलेशनशिप्स हो, ये सारे उसमें आते हैं। तो जिन लोगों को अपने पार्टनर्स के साथ में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या इश्यूज़ भी नहीं आ रहे, उनको इम्प्रूव करना है खुद के रोमांटिक लाइफ को या खुद के इन जनरल स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ उनको इम्प्रूव करनी है, दोनों को साथ में इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए साइकोथेरेपी वर्क्स फॉर देम इन अ वे कि जो भी अनरिजॉल्व्ड चीज़ें हैं, काफ़ी अनरिजॉल्व चीज़ें होती हैं हर रिलेशनशिप में, तो उन सारी चीज़ों को डिकोड करना, उसको अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली कौन कहाँ, ये यहाँ पे तो सही गलत का कुछ डिस्कशन है ही नहीं, सिर्फ हेल्दी और अनहेल्दी का डिस्कशन है। तो
कौन सी चीज़ें हेल्दी हैं कपल के लिए, कौन सी चीज़ें अनहेल्दी है कपल के लिए, ये अंडरस्टैंड करने में उनकी हेल्प करना इज़ माय रोल. So I will not be providing any kind of solutions. I do not give them any kind of advice. I only help them navigate through their own situations in their own way. That is all I do. I'm just a mediator, nothing else. सो अदिति मैम एक बात बताओ, जिसका किसी का अगर हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है और किसी का बेकार रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो आपके पास क्यों आएंगे? मतलब वो तो या तो झगड़ा कर करके ज़िंदगी निकाल लेंगे या प्यार मोहब्बत कर करके ज़िंदगी निकाल लेंगे, तो कौन सी सिचुएशन में आपके पास आते हैं कपल? यूजुअली अनफॉर्चुनेटली तभी आते हैं जब पानी सर से ऊपर चला जाता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ इसको आप। एग्जाम्पल आपको अभी बताऊं तो इतने सारे हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी बहुत मेजर झगड़े होते हैं लोगों में. मेरे पास एक बीच में एक देयर वाज अ कपल जो आए थे, जिनमें इतना ज़्यादा डिस्कॉर्ड था, दो पर्सनालिटीज़ में इतने वो दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट थे एक दूसरे के, लेकिन उनको एक साथ रहना था. चाहे जो हो जाए, उनको एक दूसरे पे गिव अप नहीं करना था, उनको एक साथ रहना था, क्योंकि उनको लगता था कि हम भले ही एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक दूसरे को इन सम वे और द अदर. तो उनको किसी भी हाल में एक साथ रहना ही था उनको. तो अभी उनके शादी की बात चल रही थी एंड ऑल दैट, तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारा प्रेशर भी बना हुआ था कि क्या करे, करनी है शादी नहीं करनी, यहाँ से सारा उनका डिस्कशन शुरू हुआ था. तो उनका बेसिक जब हमने सब उनकी बात करी और ये सब, तो बेसिक उनका ये रियलाइज़ हुआ कि उनको साथ में सिर्फ इसलिए रहना था क्योंकि उनके बाकी 2 या 3 कुछ दोस्त ऐसे फ्रेंड्स थे जो काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में रहे हुए हैं. किसी और के कारण? हाँ, और वैसी इन दोनों में कुछ मेजर बात नहीं थी जो इनको लॉन्ग टर्म सस्टेन करवा पाती. तो मतलब ऐसे देख के समझ आ रहा था कि भाई प्लीज़ एक दूसरे का पीछा छोड़ो, सुखी रहोगे. लेकिन उन दोनों को साथ रहना था किसी और के शेयर्ड एक्सपीरियंस की वजह से. तो उनको सिर्फ ये चाहिए था कि नहीं, हम अभी 6-7 साल से साथ में हैं, तो हमको रहना ही है साथ में. पर मैडम, ये तो पूरी दुनिया की कहानी है। आप ये समझो कि हर कपल को यही लगता है कि हम दोनों में कोई कंपेटेबिलिटी नहीं, हम दोनों मतलब वो अलग है, मैं अलग हूँ। हर बंदा यही बात करेगा, हर मैरिड कपल, पर रहना साथ में है। कंपैटिबिलिटी कम भी हुई तो चलता है, वो तो इश्यू नहीं है. यू ग्रो टुगेदर, दैट इज डिफरेंट. बट ये जो है, ये दिस इज स्टार्कली डिफरेंट पर्सनालिटीज. ना उनके गोल्स कॉमन थे, ना उनके आइडियाज ऑफ लाइफ कॉमन थे, ना उनके एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं था. सिर्फ आदत से मजबूर थे, इसलिए साथ रह रहे थे. मैरिड लाइफ से खुश कौन है मैडम, आप ही बताओ। मतलब कौन सा कपल एक बहुत सुखी कपल है? जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, उनको एक दूसरे से और या एक दूसरे के साथ ग्रो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है. तो दैट इज़ व्हेन दे कम टू अ थेरेपिस्ट. तो जो भी थोड़े बहुत उनमें इश्यूज़ हैं जो रिज़ॉल्व करने हैं उनको, या कुछ कॉमन गोल्स हैं जिन पे उन दोनों को साथ में काम करना है, तो उसके लिए देन दे कम टू मी. अच्छा, एक बात बताओ मैम कि जैसे मतलब बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन हो जाता है, 15-20 साल हो जाते हैं शादी को, तो उसमें बोरियत क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको आदत हो जाती है हर चीज़ की. अभी आप देखो, जैसे आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और पहली डेट है, या पहली पहली बार मूवी जा रहे हो, पहली बार लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, तो ये जो फर्स्ट्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ न्यूनेस टू इट, दे हैव अ लॉट ऑफ फन इन इट. उसमें एक एक्सप्लोरेशन का थ्रिल है, उसमें एक मज़ा भी आता है कि ये अच्छा, इसने वो लॉन्ग ड्राइव पे गए तो इसने ऐसे किया वैसे किया, व्हाटएवर, इस सॉन्ग को ऐसे रिएक्ट किया, व्हाटएवर. सो यू आर कलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन. दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग. 15-20 साल बाद आपका डेटा कलेक्ट हो चुका है. कुछ बचा ही नहीं हो। आपको पता है कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा. आपको पता है कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे गए तो पहला गाना ये लगेगा, दूसरा गाना ये लगेगा, आपको पता है. तो वो जो एक नोइंगनेस का एक कंफर्ट जोन जो आ जाता है रिलेशनशिप्स में, उसकी वजह से लोगों को लगता है कि अभी बोर हो रहे हैं हम एक दूसरे से. बट एक्चुअली यू आर जस्ट कंफर्टेबल, यू आर जस्ट यूज्ड टू बीइंग टुगेदर. तो अगर उसको ब्रेक करना है तो थोड़ा सा कोई पैटर्न ब्रेक करो, सिंपल इज दैट. जो जो पैटर्न्स 15-20 साल में सेट हुए हैं, उनको अगर आप ब्रेक करोगे तो आप फिर से उस एक्सप्लोरेशन फेज में जा सकते हो जिसमें आप पहले थे. तो नेचुरली यू विल फील दैट न्यूनेस ऑल ओवर अगेन. मतलब एक मैन कीपिंग की बात और आज की बहुत चल रही है मैडम, ये क्या है? पूरा एक्सप्लेन करोगे मैन कीपिंग?
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है, हो गया। मैन कीपिंग इज समथिंग, ऐसे कह सकते हैं, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू मैन इफ यू से दैट यू आर अ मैन कीपर। ओके, बताती हूँ क्या है, टर्मिनोलॉजी क्यों है। इट इज अबाउट अ वुमन हु इज इमोशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर मैन। तो जैसे कहते हैं ना कि मैन चाइल्ड है कोई, किसको खुद का कुछ समझ में नहीं आता, खुद के इमोशंस मैनेज नहीं कर सकता है, डिसिप्लिन नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर पार्टनर फॉर इमोशनल सपोर्ट, फॉर एनी काइंड ऑफ, जिसको कहते हैं ना, एनी काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सारी उनके वाइफ या स्पाउस या पार्टनर से वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट मैन कीपिंग इज all about, कि where a woman feels like she is the emotional driver in the relationship, she is pulling the emotional load for two people, she is emotionally responsible for two people and for the relationship to survive, and eventually it becomes exhausting for her. That is what man keeping is all about, but it is the same for both. मतलब इस सिचुएशन में बंदा भी हो सकता है कि दैट person, the man is more emotionally responsible for the woman as well as himself, and to ensure that the relationship sustains. तो इमोशनल एग्जॉशन तो दोनों तरफ से हो सकता है। तो इसीलिए मैन कीपिंग जनरली काफ़ी वन साइडेड आर्ग्यूमेंट है कि हर, हाँ, I would say कि a good 70% of women feel this way. So hence I think that is the reason why man keeping is a bigger conversation than woman keeping. क्योंकि कम से कम नहीं तो 60-70% women think that they are the ones who are responsible for the relationship to survive, to thrive, जो भी है। तो बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि अगर मुझे एक सरप्राइज़ भी चाहिए तो मुझे वो प्लान करना पड़ता है। आपने वो रील्स देखे होंगे कि वो गाड़ी में बैठती है, बुके बॉयफ्रेंड के हाथ में देती है, पेटल्स स्प्रेड करती है और बाहर जाती है, तो फिर देन शी कम्स इन एंड एक्ट्स सरप्राइज्ड। सो दैट एग्जैक्टली इज़ व्हाट मैन कीपिंग इज़ ऑल अबाउट, कि जहाँ पे मैं ही सारा एफर्ट कर रही हूँ टू सर्वाइव माई सेल्फ एंड टू सर्वाइव माई पार्टनर बोथ। तो ये कितना डेंजरस है मतलब रिलेशनशिप के लिए? बहुत। क्योंकि ये तो अगर अगर वुमेन ऐसा कर रही है तो मेल जो है वो पागल हो जाएगा, यार ये तो हर बार ऐसा करती है। अगर मेल ऐसे कर रहा है तो फीमेल पागल हो जा रही है, तो हर बार ऐसे कर रहा है। काफ़ी डेंजरस है। अगर इस I'll tell you something. Men and women are biologically different. Okay? Men and women think, feel, and behave completely differently. They are wired differently. They are made differently. और उस difference को हम बदल ही नहीं सकते. That's basic biology. Because उसके कुछ requirements है that nature has decided. That's why they are different. तो जितनी इमोशनल, जस्ट स्पीकिंग अबाउट इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, जितनी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स वुमेन की होती है उतनी मेन की होती ही नहीं है। तो वो कम में खुश रहने वाले प्रजाति हैं और वुमेन नीड मोर, वुमेन नीड अ लॉट ऑफ थॉट। आप कभी भी सोचिए, आपके पार्टनर्स या आपके घर में कोई भी औरतें जो भी होंगी, उनको जेस्चर से ज़्यादा, उस जेस्चर के पीछे जो आपका थॉट है उससे ज़्यादा उसमें ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होता है कि आपने कुछ बहुत छोटी सी चीज़ भी उनके लिए ला दी, लेकिन वो 3-4 साल पहले शायद उन्होंने आपको बताया होगा कि यार मुझे ये चाहिए था, और वो आप लेके आए, तो वो भले ही 10 रुपए की हो पर उसका इतना बढ़ा चढ़ा के गुणगान करेंगे, बिकॉज द थॉट मैटर्स। सो वुमेन आर मेंटली कॉग्निटिव बीइंग्स, सो जिसको कहते हैं कि सोच कर हर चीज में ज्यादा सोचने वाली स्पीशीज है। मैन आर नॉट दैट वे, तो वो उनको सिंपल जो ये ऐसा ही ऐसा ऐसा 1 2 3 डन, ओके वी आर फाइन। तो दैट इज द रीजन वाई जब ये ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे एक को लग रहा है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन, पर फिर भी इनएडिक्वेट है, और दूसरे पार्टनर को लग रहा है कि मैं इतने स्पून फीडिंग के बाद भी इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो दैट इज अ बेसिक कम्युनिकेशन डिस्कॉर्ड दैट हैपेंस इन मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड दैट इज वेयर देयर हैज टू बी somebody who understands both
परफेक्टली, क्योंकि दोनों की कंप्लीटली रिक्वायरमेंट्स कभी मैच होंगे ही नहीं. So for that, it is important that you find a middle ground, you find a place where both of you can manage. ऐसा भी देखा जाता है मतलब पहले मतलब जैसे मेरे फादर वाली जनरेशन था पुरानी, जस्ट एक जनरेशन बैक, तो उनकी मैरिज काफ़ी लंबे टाइम तक चलती थी, चाहे कैसे भी रहना हो, चाहे सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी हो, चाहे इमोशनल कंपेटेबिलिटी हो या नहीं हो, मतलब पर रहना साथ में ही है. बट आजकल वो ऐसा हो गया है कि वो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया है. ऐसा ट्रू है? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप एस्ट्रोलॉजी भी दिखा ली, आपने कंपेटेबिलिटी टेस्ट भी करा लिया, सब करा लिया, बट फिर भी मैरिजेस आर नॉट हैपनिंग मतलब ऑन द करेक्ट राइट वे. क्या चैलेंजेस देखते हो, मतलब आप क्यों होता है ऐसा? Okay, so couple of things to decode in this. First of all, जब हम compatibility के बारे में बात कर रहे हैं, तो compatibility जो मैंने आपको पहले अभी कुछ टाइम पहले कहा, the newness of things, उसमें आता है compatibility का सारा मामला जो है वो वहाँ पे आता है कि अच्छा you also like purple, I also like purple. ये compatibility वहीं तक का restricted टॉपिक है कि यू एंजॉय मेकिंग फूड, आई एंजॉय ईटिंग फूड. तो ये न्यूनेस वाला फंडा है जो जब उस स्टेज से कोई भी रिलेशन लॉन्ग टर्म में जाएगा तब कंपैटिबिलिटी मैटर ही नहीं करती. तब जो मैटर करता है वो है आपकी इमोशनल ग्रोथ टुगेदर. क्योंकि अभी आप ही सोचो, अगर 10 साल की शादी है किसी की या 10 साल का रिलेशनशिप है, आप जैसे फर्स्ट डे पे थे क्या आप वैसे ही हो 10th ईयर के एंड में? नहीं होते हो तो 90% चेंज हो जाता है. ओवर अ डेकेड देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस दैट कम टू अ पर्सन कि उसमें वो चेंज हो जाते हैं. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सस्टेन करने का बेसिक रिक्वायरमेंट ही ये है दैट यू हैव टू ग्रो टुगेदर. इफ आई लाइक्ड यू द डे आई मेट यू, I fell in love with you a couple of times later, whatever. उसके बाद क्या? What happens after the happily ever after? Is every time you changed with every experience, did I change with you? Or did I accept your change and did you accept my change? अगर आप एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हो तो आप लॉन्ग टर्म रिलेशन को सर्वाइव कर सकते हो. दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. नाउ कमिंग बैक टू द जनरेशनल डिस्कशन, स्टैटिस्टिकली लॉन्ग रिलेशनशिप्स रहे हैं पुरानी जनरेशन्स के. अगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आज हमारे प्रीवियस जनरेशन्स के लोगों को, प्रीवियस हमारे दादी नानी जनरेशन व्हाटएवर, इनको अगर आज के सस्टेबिलिटी, आज की इंडिपेंडेंस उनको दी गई तो वो भी वही करेंगे जो आज हो रहा है. तो बात ये नहीं है कि तब लोग बहुत इमोशनली कंपैटिबल थे और आज नहीं है, या तब टॉलरेंस ज़्यादा था आज टॉलरेंस नहीं है. तब ऑप्शन नहीं था, आज ऑप्शन है. तो हम एक दूसरे से और वो अच्छी भी बात है कि कैसे भी हो जो भी हो इस पर्सन के साथ रहना है, वर्सेस कोई ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के साथ रहने की बट आई वांट टू बी विथ यू. दैट्स अ मोर हेल्दी वे ऑफ हैविंग अ पार्टनर कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू मेक यू अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस सेइंग कि अभी हो गई है शादी या जो भी है जैसे भी है सर्वाइव करना ही पड़ेगा. दैट इज इमोशनली स्कारिंग फॉर बोथ इंडिविजुअल्स वर्सेस सेइंग कि आई एम इंडिविजुअली फुलफिल्ड, आई एम इंडिविजुअली कंप्लीट, बट आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ बिकॉज यू मेक मी हैप्पी. दैट विल ऑलवेज बी मोर हेल्दी. एक चीज़ और देखी जाती है, मतलब ना शादी हो जाती है बट इसको टर्म को क्या बोलते हैं, इंटीमेसी नहीं है दोनों में, हाँ. और ये तो कॉमन हो गया है अभी. हाँ. ऐसा क्यों ज़्यादा क्यों होने लग गया है कि और कितना इंपॉर्टेंट है इंटीमेसी रिलेशनशिप को चलाने के लिए? 90%. 90%. इमोशनल बाकी सब चीज़ें बात की बातें हैं. मैं आपको फिर से बताती हूँ. द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन ऑल्सो कम इन टू प्ले हियर. ओके, अ वुमन विल ओनली बी इमोशनली इंटिमेट with her long-term partner after she feels emotionally connected. A man will only feel emotionally connected after being physically intimate. Basic difference. और physical intimacy is a, ऐसे हम दोनों अलग देखते हैं, इमोशनल इंटिमेसी एंड फिजिकल इंटिमेसी, बट फिजिकल इंटिमेसी इज एक्चुअली द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इमोशनल इंटिमेसी. इट्स अ पार्ट ऑफ इट, ऐसा अलग नहीं है.
हम ह्यूमंस है, स्पीशीज बनाई ही भगवान ने टू थ्राइव एंड सर्वाइव. तो यू कैन नॉट टेक इंटिमेसी आउट ऑफ द प्ले. या ऑफ कोर्स ऑब्वियसली किसी रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए आफ्टर अ सर्टेन एज में बी इट्स नॉट रिक्वायर्ड. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यंगर generations, then yes, it is definitely required, and it is definitely a deal breaker for people, and it is definitely something that keeps them together as well. And I mean, I'm not saying that that's a very good idea, but yes, it does keep people together. That हाँ, बहुत सारे issues है, बहुत सारे red flags है, लेकिन we are great in bed together. That will keep people together for a long time. तो ऐसे केसेस आते हैं आपके पास में? हाँ, 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 हाँ. एक दोस्त आए थे 2 मेरे पास में, लाइक द फ्रेंड शी गॉट हर बेस्ट फ्रेंड टू मी, सेइंग कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका बंदा इसके लिए बहुत टॉक्सिक है. प्लीज़ पुट हर पुट some sense into her. So we went through the whole conversation. I was like, do you realize there are so many red flags that we can discuss right now? And she's like, I love the color red. I was thinking, यार, okay, if that is how you look at your relationship, then you know that you're putting yourself into harm's way. If you think that the reds that you see are actually something that you desire, fine, all right. But that does happen, and when it is a very it's a very sexually active or a very thriving relationship, sexually thriving relationship, तब काफ़ी बार जो बाकी के रेड फ्लैग्स हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं लोग, क्योंकि बीइंग सेक्सुअली इन ट्यून इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. तो काफ़ी बार बाकी चीज़ें नेचुरली इग्नोर हो जाती. दैट्स जस्ट हाउ द ब्रेन वर्क्स. अच्छा, मेल के लिए भी बोला जाता है, मतलब मेल्स मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए ज़्यादा उतावले रहते हैं और फीमेल कम रहती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? Women are the ones who choose to have sex first. They'll not make you. I mean, of course, अभी तो शायद कुछ और साल में वो हो भी जाए, but that women are more direct about wanting a sexual partner. अभी तो उतना नहीं रहते. People try to beat around the bush quite a lot. But if you're talking about a healthy relationship, yes, as I said, कि before an emotional connect happens, एक कोई लड़की sexually आपको approach ही नहीं करेगी, कभी नहीं करती? कभी नहीं करेंगी. जब तक उनको आपसे कोई भी इमोशनल कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा, तब तक सेक्स इज ऑफ द टेबल. आई मीन, इट कैन बी कैजुअल एंड ऑल दैट्स फाइन, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप, अ सस्टेनेबल रिलेशनशिप, देन इट्स नॉट गोना हैपन. बट व्हेन दैट डज हैपन, she will be the one who initiates it. It's just like men think they are initiating it. मतलब लड़कों को वो मतलब भ्रम है कि वो लोग इनिशिएट करते हैं ये सब चीज़. बट ऐसा कोई प्रूवन स्टडी है, मतलब कितने परसेंट वुमेन आर मोर टुवर्ड्स टू मतलब डायरेक्ट अप्रोच की? Around, I would say, statistically देखा जाए, around 30 to 40% men have reported that they like it, or rather they appreciate it when their partner initiates any kind of physical intimacy with them. So it goes both ways. Okay, it's not just that women are more interested or whatever, it's also about taking the first step or taking the first control over situations also. So men, I think, this is my opinion, men like being told things. Okay, 1, 2, 3, 4, this is what is expected of you, do this. They'll be happier that way. Versus women like a little mystery, women like a little, beating around the bush, थोड़ा पहाड़ झरने थोड़ा पसंद आता है उनको. तो yes, men do like engaging in sexual activities more, but it is always initiated by the woman. Go back and think, everybody. ये तो जितने भी लोग ये सब सुन रहे हो, तो एक बार वापस जाके चेक कर लेना रहो, सोचना ओपिंग के बारे में कि कितना सही है कितना गलत है. अब ये बोलेंगे आप भी सोचना अभी से. अच्छा, जब भी कोई एक इंसान है ना आधे अधूरे रिलेशनशिप में होता है कि मतलब मैं रिलेशनशिप में हूँ भी सही और नहीं भी हूँ, सिचुएशनशिप आ गई है, तो वो मतलब कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, और उससे बाहर निकलना हो तो कैसे निकलेगा बंदा? सिचुएशनशिप काफ़ी खतरनाक है.
ऑनेस्टली, एंड दिस इज अ वेरी अपकमिंग नहीं, वो तो अभी हो ही गया है, वो तो ट्रेंड ही है कि सिचुएशनशिप ट्रेंड बन गया है। हाँ, कि कोई कहता ही नहीं दैट वी आर टुगेदर, वी आर जस्ट या जस्ट फ्रेंड्स। हाँ, no, they're not even friends. No, they'll not say that they're friends. They'll be like, we're a thing. We don't know what. अच्छा, मैं तो उस जनरेशन से हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं है वाली बात है सारी। आपके पास तो सारे केस आते होंगे ना ऐसे। हाँ, तो जो अभी का 15 to 25 का एज ग्रुप है, उसमें ये काफ़ी प्रेवलेंट है कि we're not together, we're not really a thing, we've not yet launched ourselves is what they say. We've not even soft launched whatever, but um, we're there somewhere. तो इस एग्जैक्टली जितना आप अभी सुनते वक्त कंफ्यूज हुए, उतना वो बंदा खुद पर्सनली अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड है, इज व्हाट इट सेज, बिकॉज when you're in a situationship, when you're in and out kind of a relationship, you don't know what you're doing. Basically, you don't know whether you are exclusive. You don't know whether you are seeing other people on the sides as well. Is that allowed? Is it not allowed? There are so many times that these people are uh, sexually active with each other. They do everything together, like they do trips, they do movies, they do dates, they do everything. उनके घर वालों को एक दूसरे के बारे में पता है, सब पता है, सिर्फ कोई टैग नहीं है। अब ये जो टैग का डर है, वो कहीं न कहीं कमिटमेंट इश्यूज़ से या प्रायर एक्सपीरियंसेस से या वाइकेरियसली इन लोगों का देखकर, जैसे न्यूज़ में हम लोगों के बारे में सुनते हैं, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट पीपल डू टू ईच अदर, तो उन सारी वजहों से आ सकता है। लेकिन सिचुएशनशिप बेसिकली पर्सन को कन्फ्यूज़ करने के लिए, खुद को कन्फ्यूज़्ड रखने के लिए है, और उन सवालों के जवाब ना देने के लिए है जो अनकम्फर्टेबल है, सिंपली पुट। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि आप एक दूसरे से कमिटेड हो या नहीं, इस सवाल का आप जवाब नहीं दे सकते, तो देखते हैं, थोड़े दिन बाद बताएंगे। तो समझ जरा सिचुएशनशिप में हो आप लोग। मतलब किसी ने बहुत सही बात कही है कि रिलेशनशिप किसी को बहुत आबाद भी कर सकती है और रिलेशनशिप बर्बाद भी कर सकती है। मतलब सिर्फ एक की टर्मिनोलॉजी ऐसी है, मतलब आप शराब पी लो, जुआ खेल लो, दूसरी अदर चीज़ें कर लो, उससे तो आप फिर भी ओवरकम, कोई ना कोई आपको निकाल लेगा। बट अगर आप इसमें फंस गए और इसके डायनामिक में फंस गए अंदर, अगर आपको टेंशन हो गई दिमाग में, तो फिर शायद आपको शायद निकालने कोई निकाल नहीं पाएगा, आप निकाल पाओ। अच्छा अदिति मैम, ये बताओ कि कोई लड़का या लड़की आपके पास आते हो, बोलते हैं कि एक बंदी के साथ मेरा रिलेशनशिप था, हम छोड़ दिए एक दूसरे को, बट स्टिल मेरे दिमाग में कंटिन्यू वो है, सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है, तो उससे कैसे बाहर निकले कोई? तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि ये कब हुआ है, इज़ व्हाट वी विल सी फर्स्ट, कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म होके कितना दिन, कितने महीने, कितना साल हुए हैं, एक्सेट्रा। अगर एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम है, जैसे 1 महीना, 2 महीने, तो ठीक है, निकल जाओगे काइंड ऑफ। 1 साल, 1.5 साल तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। तो मेरे पास में 1, 2, 3 साल पहले एक बंदा आया था, जिसकी गर्लफ्रेंड की सिचुएशनशिप वाली गर्लफ्रेंड थी वो उसकी। तो उन्होंने कभी एक-दूसरे से ज़ाहिर नहीं किया था कि वो एक-दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, उनको साथ रहना है, ज़िंदगी भर रहना है, व्हाटएवर जो हमारा रोमांटिक नोशन ऑफ लव है, वो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो दोनों साथ में रहते थे। वो दोनों दे वर लिविंग टुगेदर, दे हैड अ नाइस लाइफ टुगेदर। लेकिन फिर घर वाले कहने लग गए कि अभी तुम दोनों साथ में रह रहे हो तो शादी कर लो। तो बोले नहीं, नहीं, हमारे में तो वैसा कुछ है नहीं, तो हमको नहीं शादी करनी है। तो वो अलग हो गए, और फिर वो शायद लड़की जो थी वो कहीं और शिफ्ट हो गई। एंड देन दिस पर्सन स्टार्टेड टू रियलाइज दैट अरे मेरी लाइफ में तो अब एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया, जो अभी मैं कैसे फिल करूँ इसको। तो ही स्टार्टेड टू रूमिनेट, वो सारा उसी के फोटोज देखते बैठता था, उसी के साथ उसके कॉन्वर्जेशन सुनते बैठता था। उसने वो घर भी नहीं बदला जिसमें वो दोनों साथ में रहते थे एंड ऑल दैट। एंड द गर्ल, आई गेस शी मूव्ड ऑन। तो उसने किसी और से शादी वादी कर ली, वो हो गया उसका, आगे वो चली गई। Cut to another year or so, she came back to the same town and she met him and she saw that he's still stuck in the same place. So she initiated an open marriage. कि ठीक है, तो
I guess her husband was not staying with her or something. So she's like, it's fine, you're still not hinged anywhere, so we'll resume from where we started. Is when he came to me कि अभी मैं क्या करूँ? Should I go back to her or have I really left her to go back to her in the first place? तो ये हाल हो गया उनका, सिचुएशनशिप 2.0 हो गया, जहाँ पे अभी शी इज़ मैरिड, शी इज़ विद समबडी एल्स, बट शी वाज़ लाइक कि यार छोड़ो। पर ऐसे फिर अगेन देयर इज़ नो आइडिया फॉर द फ्यूचर एनीवेयर। अगर वो ऐसे भी बोलती कि यू नो आई एम हैविंग अ टमल्चुअस मैरिज, आई विल लेट गो ऑफ दैट पर्सन एंड आई विल कम बैक टू यू वगैरह, तो भी हम समझ सकते हैं। वो भी नहीं, अभी मैं हूँ यहाँ पे तो वी विल स्टे टुगेदर, वी पर ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है ये अफेयर भी नहीं है, ये एक ट्रांजिशनल रिलेशनशिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ फील गुड है कि आज इस वक्त इस मोमेंट मुझे आपके साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, तो आई विल डू दैट। आगे क्या होगा, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इसके बाकी के रिपरकशंस तो छोड़ ही दीजिए, इसके इमोशनल क्या रिपरकशंस होंगे, हाउ विल वी रिकवर फ्रॉम दिस एज इंडिविजुअल्स, इसका कोई थॉट नहीं है इसमें। तो इस सिनेरियो में इमोशनल रिकवरी becomes essential. Helping people to recover from the scars, helping them to recover from the fact that they had a very good relationship and they had a very good run at it, लेकिन अब वो नहीं रहा and they have to go ahead from that point, that is very essential. कैसे निकलेगा वो? आपने कैसे निकाला उसको? तो कम एटलीस्ट 6 महीने लगे मुझे पहले तो उसको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि भाई प्लीज़ डोंट एग्री टू व्हाट शी इज़ सेइंग, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू वांट, दिस इज़ नॉट व्हाट यू want to put yourself through. No matter how much you love a person, no matter how nice you feel with them, at one point खुददारी को सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि हमेशा ही यू कैन नेवर ऑलवेज बी वो क्या कहते हैं वो पिंक ग्लासेस, मुझे वो बहुत पसंद आते हैं, वो दबंग वाले, वो जो इसमें हार्ट आता है ना, perfect example for these people जो आगे देख ही नहीं पाते beyond their partner and beyond the love they feel for that partner. तो बहुत टाइम लगा मुझे उसको ये रियलाइज करवाने में कि you are your first companion, you are your first friend and you need to give yourself priority first, see if this is healthy for you or not and then make any decision. After he was able to successfully get over that part के नहीं, we don't want to resume this situationship whatever, उसके बाद में is when we actually worked on getting him recovering him from the relationship and then kind of making him move on. अभी तो शादी वाली भी हो गई उसकी, तो I am glad for that. कितना टेंशन है रिलेशनशिप, मतलब पैसा कमाना बहुत इजी है, रिलेशनशिप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। करेक्ट? क्योंकि पैसे में आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, आप अगर आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आपके फाइनेंसेस डूब भी जाते हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं से रिकवर करवा सकते हो, लेकिन रिलेशनशिप में आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है और इमोशंस कभी रिकवर वैसे नहीं होते, यू कांट गेट योर इमोशंस बैक फ्रॉम समबडी। इफ़ यू से कि हाँ हमारा ब्रेकअप हो गया, मेरे इमोशंस वापस करो, तो नहीं हुआ, गए, तो उनको रिकवर करने में इसीलिए टाइम लगता है। अच्छा, जो लोग ना लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, मतलब कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, कोई इंडिया रह रहा है, अब वो बोल रहे हैं हम 5-7 साल से प्यार में हैं, तो क्या वो वास्तव में एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं? मतलब जनरल स्टेटमेंट, मतलब जनरल बताना है कि जनरली होते हैं क्या लॉयल स्टेट, मतलब अपने प्यार में लॉयल, या नहीं उनका कोई अफेयर भी हो सकता है? लॉयल हो सकते हैं अगर उतना उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, अगर टाइम जोन एक्सेप्शन छोड़ देते हैं कि नहीं, मतलब दोनों बहुत एक्सेप्शंस अच्छा प्यार करते हैं, वो दोनों एक्सेप्शन छोड़ दिया। अब आप उसका आंसर दो कि क्या वास्तव में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोग लॉयल होते हैं? मैं आपको बताऊं, लॉन्ग डिस्टेंस जियोग्राफिकल अगर है, दो चीज़ें हैं डिस्टेंस के लिए, एक है जियोग्राफिकल डिस्टेंस और एक है मेंटल डिस्टेंस, ठीक है? अगर दो लोगों में जियोग्राफिकल डिस्टेंस है लेकिन मेंटल डिस्टेंस नहीं है, वो एक दूसरे से हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, हर चीज़ कम्युनिकेट प्रॉपरली कर रहे हैं, दे आर मेकिंग एन एफर्ट टू मेक ईच अदर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, टाइम जोन्स वगैरह इन सबको काउंटर करके भी दे आर ट्राइंग टू stay as connected as possible, making each other a part of important decisions, etc.
तो फिर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। तब वो कपल एक दूसरे से लॉयल भी रहेगा, हैप्पी भी रहेगा, और जब वो साथ में रहेंगे, जब एक ही जगह पर वो फिजिकली भी होंगे, तो दे विल चेरिश दैट टाइम क्वाइट अ लॉट। एक हो गया ये, एक है मेंटल डिस्टेंस, जहाँ पे दो लोग एक साथ एक घर में रह रहे हैं, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा मेंटल डिस्टेंस है कि तब होता है जब यू सीक आउट रिलेशनशिप्स आउटसाइड योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम मेंटल डिस्टेंस की बात करें या जियोग्राफिकल, वो मैटर करता है। और अगर आप जियोग्राफिकली दूर हो लेकिन मेंटली पास में हो, तो फिर यू विल बी फाइन। लेकिन अगर आप जियोग्राफिकली क्लोज होकर भी मेंटली दूर हो सकते हो, एंड देन ऑफ कोर्स इफ यू आर जियोग्राफिकली फार अवे एंड यू आर mentally far away from each other, where you're not able to cope with the time zones, you're not able to cope up with two different schedules, two different lives, and you're not able to find a common point, then of course then there will definitely be altercations. अच्छा दीदी, वो आपने बोला कि 90% इंटीमेसी इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए, राइट? अब मान लो कोई लड़का या लड़की है, ठीक है, जिसकी इंटीमेसी बहुत हाई है, या तो लड़के की हो सकती है, लड़की की हो सकती है, और अदर पार्टनर की नहीं है, तो वो अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करेंगे? सबसे ज़रूरी है एक दूसरे से बात करना इस बारे में, बहुत ज़रूरी है। हम शर्माते हैं इस बारे में एक दूसरे से भी बात करने को। काफ़ी ऐसे कपल्स देखे हैं मैंने जो बहुत साल से एक साथ में हैं, लेकिन आज तक एक दूसरे के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बारे में नहीं जानते। तो दैट इज़ ये तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता होगा, शायद, मतलब अपन एक्सेप्शन छोड़ देते हैं। you're right. 99% people don't know what a sexual preference is to begin with. लोगों को लगता है sexual preference मतलब do I prefer men or do I prefer women? That's like a very broad concept. उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो what do you like, what do you don't like, what is your idea of romance? क्या है ना, जैसे मैं पहले बोल रही थी कि इंटिमेसी विदाउट द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट, विदाउट द रोमांस, विदाउट द फन, द हैप्पी मोमेंट्स दैट यू शेयर विद ईच अदर, इज जस्ट अ प्लेन प्राइमल एक्ट। उसमें वो कोई भी कर सकता है, वो किसी के साथ भी कर सकता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम अगर इंटिमेसी की बात करें, तो इंटिमेसी पहले इमोशनल होनी चाहिए, उसके बाद में नेचुरली वो फिजिकल होगी। तो जिन कपल्स में ये वाला डिस्कॉर्ड है दैट आई एम मोर सेक्सुअली एक्टिव, और रादर आई वुड से अ सेक्सुअली रिएक्टिव पर्सन एंड द अदर पर्सन इजंट, तो सबसे ज़रूरी है प्रॉपर कम्युनिकेशन। फर्स्टली यू नीड टू टॉक टू ईच अदर वेरी क्लियरली, वेरी ट्रांसपेरेंटली कि listen, so and so is the issue, I think you are not responding in so and so way, is there something that we can do about it? तो again, finding a common ground where both of you are not entirely uncomfortable, yet both of you are making an effort, तो तब शायद वो survive। मतलब यही सबको चीज़ चाहिए, और इसी में कोई बात नहीं करता, और इसी की वजह से सब सब दिक्कत हो जाती है पूरी शादी में, और कोई बात भी नहीं करना चाहता है। कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें अनकंफर्टेबल होना पसंद नहीं है ना। और चाहिए सब साथ पे। अच्छा, क्योंकि ये तो एक ऐसा मिस्ट्री सवाल है जो शायद जिसका आंसर कोई दे भी नहीं पाएगा, और आंसर दे भी दे तो कोई बात कर भी अमल भी नहीं कर पाएगा उस चीज़ को कि यार आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि यार आप दोनों मिलके आपस में बात करो, ऐसा तो कोई कोई कॉमन ग्राउंड आता ही नहीं कि कोई कपल आके इस टॉपिक पे बात करे और फिर अपना अपना अपने अपने राह चुने आगे की। तो ये तो मतलब एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं कि भैया कि ये हैप्पीली मैरिड कपल है और एक्सेप्शन है, अच्छा अच्छा, बाकी बाकी की तो पूरी सबकी ज़िंदगी में यही चल रहा है। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ कि एक अच्छा पार्टनर बने, मतलब जनरल बात करेंगे, एक्सेप्शन छोड़ देते हैं, कि एक अच्छा पार्टनर अगर बनना है तो क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी है एक दूसरे की बात सुनो। सबसे ज़रूरी है कि लिसन टू what your partner is saying and listen to what your partner is not saying, both things। अगर आप significant amount of time एक दूसरे के साथ spend कर रहे हो, तो बिना बात करे भी, बिना actually openly कहे भी समझ में आ जाती हैं चीज़ें। Having said that, assume करना भी गलत है, तो बात भी करनी चाहिए। तो जो आपको चाहिए, अगर आपका पार्टनर नहीं समझ में उनको आ रहा है, या आपने बहुत बारी अलग-अलग तरीके से कम्युनिकेट करके देख लिया, लेकिन फिर भी उनसे वो हज़म नहीं हो रही शायद बात, तो वेरी ओपनली, वेरी ऑनेस्टली
जैसे हम कैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर्स और लॉयर्स के सामने हर चीज़ जैसे है खुली-खुली बता देनी चाहिए, वैसे अपने पार्टनर के सामने भी बात करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस एट टाइम्स। और कि वो थोड़ा वो इन्हिबिशन रख के, या यार उसको कैसे लगेगा अगर मैं ऐसी सारी चीज़ें बोलूँ वगैरह-वगैरह, इन सारी चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठकर अपने और अपने पार्टनर दोनों की इमोशनल हेल्थ के लिए पहले तो सुनो और अच्छे से बात करो। ये सबसे ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे से सुन सकते हो आपके पार्टनर की हर बात को, सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ रोमांटिक बातें ही नहीं, रोज़मर्रा की चीज़ें भी अगर आप अच्छे से सुन सकते हो, तो आप एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो। क्योंकि हाफ ऑफ योर जॉब इज़ लिसनिंग एंड हाफ ऑफ इट इज़ टेलिंग। We do the telling part many a times, we don't do the listening part, or we only listen, we don't do anything about it. यहाँ से सुन के यहाँ से चला जाता है वो बाहर, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो सुनो, उस पर अगर कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ कॉन्वर्जेशन करनी है तो करो, एंड देन ट्राई टू फाइंड वेज इन विच यू कैन बोथ ओवरकम सिचुएशन। मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है ना, अ गुड रिलेशनशिप इज़ अ वेरी गुड बिज़नेस डील। कौन अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पे डिपेंड करता है दैट योर रिलेशनशिप इज़ गुड और नॉट। बिजनेस डील के अंदर एक चीज़ बोली जाती है कि जैसे मतलब मुझे आपके साथ अगर बिजनेस करना तो मेरे को आपको पैम्पर करके रखना पड़ेगा हमेशा, कि चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपको तो दोनों वे राउंड नहीं हो सकता है इसमें, या तो आपको मेरे को करना पड़ेगा या मेरे को आपको करना पड़ेगा। पर दोनों का फ़ायदा हो तभी डील स्ट्राइक होगी। अच्छा, उन लोगों को क्या बोलोगे जो ये बात बोलते हैं कि थेरेपी जो है वो लोगों को वो डिपेंडेंट बना रही है, कमज़ोर बना रही है? ऐसे लोगों को वो कहूँगी कि पहले इतने लोग थेरेपी के लिए आए कि वो डिपेंडेंसी में कन्वर्ट हो। हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके जितना स्टिग्मा है, उसमें इतने लोग हैं जो जिनको मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो कभी अप्रोच नहीं करेंगे। तो अगर इतने लोग अप्रोच करने लग गए, जिससे कि लोगों को लगने लगे कि दे आर बिकमिंग इमोशनली डिपेंडेंट ऑन देयर थेरेपिस्ट एटसेट्रा, उसके लिए पहले उतने लोगों को थेरेपी एंगेज करना ज़रूरी है। Having said that, no, psychotherapy does not make you emotionally dependent on the therapist or on the process of psychotherapy. उल्टा है पूरा। लोगों को लगता है कि आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, लोगों को लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी थेरेपी रूम में बैठकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप ही अपने सॉल्यूशंस निकालते हो, आप ही पूरी प्रोसेस करते हो, और क्लिनिक के बाहर आपको ही अपने लाइफ पे काम करना है। थेरेपिस्ट आपको सिर्फ उसको मॉड्यूलेट करने में, जो जहाँ पे गांठ पड़ रही है उसको आसान करने में हेल्प करेंगे। जैसे हम सर्दी ज़ुकाम हो गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं और हम वो लेके घर आ जाते हैं। डॉक्टर हमारे लिए दवाइयाँ नहीं चबाते हैं, हमें ही चबानी है वो दवाइयाँ, हमें ही जानी है, हमें ही खरीदनी है, हमें ही लेनी है दवाइयाँ, और हम ही बेटर होंगे। लेकिन हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कौन-सी दवाई लेनी है, क्या लेनी है, कि कब लेनी है, ये हमें नहीं पता था, जितना उसने बता दिया। सेम काम करेंगे थेरेपिस्ट आपके लिए, कि कहाँ पे, कैसे और क्या करना है, ये आपको आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प करेंगे, बाकी सब कुछ आपको ही करना है। तो डिपेंडेंसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा मैम, ये बताओ कि रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के अंदर, राइट, जो थेरेपी होती है उसमें फीमेल थेरेपिस्ट ज़्यादा होती है और मेल थेरेपिस्ट कम होते हैं। आपके पास पेशेंट मेल आते हैं कि फीमेल आते हैं, पहले तो ये बताओ? मेरे पास पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में साथ काम करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा औरतों के साथ में काम करती हूँ। लेकिन इंडिविजुअली जब मैं क्लिनिक में, मेरे जो सेशन आवर्स रहते हैं, वो ज़्यादातर मेल्स आते हैं मेरे पास में। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है? और उनको लगता है, और अभी तो काफ़ी ऐसे हो गए कि उनके थेरेपी सेशंस ख़त्म भी हो गए। बहुत साल हो गए अभी कि वो मेरे पास ऑन अ प्रोफेशनल लेवल नहीं आते हैं, बट वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ। कि उनको लगता है कि ये एक बंदी तो है जिसको समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कोई एक वियर्ड केस बताओ रिलेशनशिप के अंदर। आई विल हैव टू थिंक, बिकॉज़ देयर आर एट लीस्ट 100। और बाप रे!
वियर्ड भी 100 है। आप वही सोचिए ना कि अ, एक बड़ा तालाब है शायद, बहुत सारी मछलियाँ हैं, उसमें से 50% मछलियाँ हेल्दी है, 50% अनहेल्दी है। वो 50% अनहेल्दी मछलियों की जो क्रीम है, 1 या 2% वो मेरे पास आती है। तो सारे ही वियर्ड हो गए, वैसे तो। जैसे नॉर्मल तो आते ही होंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर शादी नहीं कर रहे वो सिचुएशनशिप वाले, तो नॉर्मल केस अब तो नॉर्मल बन गए होंगे आपके लिए, बट इससे भी कोई एकदम वियर्ड केस आया हो कि यार ये कौन सा ऐसा कैसा केस है ये? तो 2 लड़के आए थे मेरे पास में, दे वर टुगेदर, तो दे वर गे, तो दे वर टुगेदर, दे वांटेड टू बी टुगेदर। उसमें से एक जो था बंदा, उसने शायद उसके घर पे भी पता था दैट ही इज़ गे, पर दूसरा जो था उसको पता नहीं था। तो उनका वही चल रहा था कि घर पे बताना चाहिए, नहीं अभी क्या करें वगैरह, बहुत सवाल पूछ रहे हैं लोग एटसेट्रा, सो दे वर इन एन अनकंफर्टेबल स्पेस। तो जनरली कपल्स सेशंस में क्या होता है कि दोनों साथ में बैठते पहले, वील डिस्कस व्हाट इट इज दैट दे वांट टू टॉक अबाउट, एंड देन दे विल सिट सेपरेटली विद मी, इंडिविजुअली दोनों इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे, एंड देन वील अगेन पुट देम टुगेदर। दैट इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सो इनिशियल उनका कॉन्वर्जेशन उनके साथ में हो गया। उसके बाद में द फर्स्ट पर्सन हु वाज ओपनली गे, ही आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड ही वाज लाइक, नहीं ये तो उसको शायद अभी अभी पता चला है कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स मेन, तो आई एम ट्राइंग टू that's where we started from, to trying to help him understand himself etc. So you know, शायद वो उसी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं उसको हेल्प करने को तैयार हूँ, कह रहे हैं ओके फाइन। तो दूसरे बंदे से मैंने बाद में बात की, तो वो बोल रहे हैं देखो आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, मैं ये नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला है, क्योंकि जो प्राइड पार्टीज़ होते हैं, तो पुणे में काफ़ी लिट सीन है प्राइड पार्टीज़ का, तो मुझे वो अटेंड करनी थी, वन ऑफ द प्राइड पार्टीज़, सो आई प्रिटेंडेड टू बी गे। लेकिन अभी मुझे वहाँ पे मैं गया, मैं पार्टी-वार्टी किया, मज़ा आया। ही मेट दिस फेलो, और फिर वो बोला कि अरे वो अच्छा है, उससे बात करने में बहुत मज़ा आता है, उसके साथ हैंग आउट करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैं गे नहीं हूँ, मेरे को उसके साथ में नहीं रहना है ऐसे, लाइक आई वांट हिम एज़ अ फ्रेंड। ही वाज़ टेलिंग मी कि आई शुड डू सम टेस्ट्स, और उसको ऐसे कुछ मैंने स्क्रीनिंग किया है या कुछ टेस्ट्स दिए हैं, और उससे मुझे पता चला है कि ये तो गे है ही नहीं। ऐसे मैं बताऊँ, ऐसे वो मुझे कह रहा था। बोला ठीक है, करते हैं। तो व्हाट आई डिड वाज़ आई गेव हिम अ सिंपल, इट्स कॉल्ड एन आउटलायर्स टेस्ट, तो जिसमें सही जवाब ही नहीं होते उस टेस्ट में बेसिकली। तो वो किया हमने, फिर मैंने उसको बताया कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसे मैंने उस दूसरे बंदे को बताया, एंड देन आई पुट देम टुगेदर। आई डिड नॉट इंडल्ज द अदर वन टू से कि और स्पीक ऑन हिज बिहाफ कि यू हैव गॉटन इट ऑल रॉन्ग, ये तो वैसे ये तो गे है ही नहीं, एम ही बता रहे हैं एक्सेट्रा। बट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे इन माई क्लिनिक, बिकॉज उसके बाद में ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ argument, and there was a lot of disagreement, and there was of course a lot of betrayal that the other one felt. But yeah, I mean, this one kind of is high up there on weird days in the office per se. गजब गजब केस देख रहे हो आप तो। विश यू ऑल द बेस्ट मैडम, और केस देखते रहो, आप पता नहीं क्या क्या केसेस है लाइफ में। चलो कोई नहीं, मतलब जॉब का पार्ट, इट्स गुड थिंग। I am glad I'm able to at least be there to help them instead of them trying to get to each other's throats. थैंक यू सो मच अदिति मैम, काफ़ी मज़ा आपसे बात करके। Thank you. बहुत बोल्डली अपने सारे स्टेटमेंट, आपने सारी बातें बता दी, जो लोग जिस टॉपिक पे लोग बात नहीं करना चाहते, उस टॉपिक को आप स्टेबल पे लेके आए, एंड हमारे तो शायद ये बहुत अवेयरनेस फैले मार्केट में। और मैं तो चाहता हूँ जितने भी रूढ़िवादी बातें दिमाग में चल रही हो सबको तोड़ो, और सब ओपनली माइंडेड ओपन बात करो। बात करने में क्या टेंशन है, बात करोगे सारे सोल्यूशन निकल जाएंगे लाइफ के, बात नहीं करोगे सोल्यूशन निकलने बंद हो जाएगा। कम से कम जब बात करोगे तो एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आगे बढ़ो लाइफ में। तो you can find some help, you can do something else for it. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for having me. Thank you.